अगली बार हम लोग पढ़ चुके थे बैलेंस ऑफ इक्वेशन और इस बार इस क्लास में हम लोग पढ़ना है रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं। ठीक, चलो देखते हैं क्या बोल रहा है। तो किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। क्या होता है कि किसी रासायनिक समीकरण से हमें बहुत सारी सूचनाएं प्राप्त होती है। तो फर्स्ट नंबर देखते हैं, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। मतलब बताया जा रहा है कि रासायनिक समीकरण जो है इसमें अभिकारक जो प्रतिक्रिया करता है और प्रतिफल जो प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो बनता है। ठीक है, अभिकारक जो प्रतिक्रिया करता है, जो प्रतिक्रिया में भाग लेता है, और प्रतिफल क्या होता है जो दोनों से बनके मिलके बनता है, तो प्रतिफल कहलाता है। ठीक है, तो बोल रहा है कि वह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेत सूत्र की जानकारी देता है। मतलब कौन सा संकेत है, मतलब एन हो गया, हाइड्रोजन हो गया या फिर नाइट्रोजन हो गया, इसकी जानकारी देता है। सेकेंड बोल रहा है कि यह बतलाता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण होता है। ये बताता है कि इस अभिक्रिया रिएक्शन में कौन कौन सा पदार्थ भाग ले रहे हैं, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये कौन सा भाग ले रहे हैं और साथ साथ में इससे क्या अभिक्रिया क्या बन रहा है। फलस्वरूप मतलब हम लोग लिए अगर H2 ले रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो बन क्या रहा है, जल बन रहा है। तो मतलब कि अभिकारक इसमें क्या हो गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो अभिकारक हो गया और जल बन के निकला, ये प्रतिफल हो गया। ठीक है, ये सुनते हैं। ठीक हो जाता है हम लोग को रासायनिक समीकरण बताता है। थर्ड पॉइंट आते हैं, तो यह अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षा संख्या की जानकारी देता है। मतलब बताया जा रहा है कि ये अभिक्रिया में क्या होता है कि कितना परमाणु है, कितना अणु है, ये भी संख्या, इसकी संख्या का ज्ञान बताता है कि कितना है। ठीक है, चौथा पॉइंट बता रहा है कि यह अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्या की जानकारी देता है। मतलब कितना, वही बात हो गया कि कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, इस बारे में भी ये बताता है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है कि यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोलों के अनुपात की जानकारी देता है। मतलब मोल क्या बोलते हैं हम कि ये अभिकारकों और प्रतिफलों मतलब कि दोनों तरफ, मतलब कि लेते हैं लोग नाइट्रोजन या फिर ऑक्सीजन लेते हैं, दोनों और परमाणुओं प्रतिफलों की अणुओं की जानकारी देता है। 6 नंबर पॉइंट बोल रहा है कि यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बतलाता है। मतलब इसमें दोनों का वेट भी, द्रव्यमानों का अनुपात मतलब कि उसका वेट का अनुपात बताता है कि मतलब हाइड्रोजन कितना मात्रा में मिला है, ऑक्सीजन कितना मात्रा में मिला है। ठीक है, तो उसका बारे में बताता है। सातवां बताता है कि यह गैसीय अभिकारकों एवं प्रतिफलों की अपेक्षा आयतन की जानकारी देता है। मतलब कि इसमें कितना मात्रा में या कुछ भी चीज मिला है। ठीक है, अभिकारक लेते हैं तो उसकी जानकारी भी हम लोग को रासायनिक समीकरण देता है। जैसे उदाहरण के लिए तो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आ जाओ इधर। ठीक है, यहाँ देखो N2H2O प्रतिक्रिया करके क्या बन रहा है, तो NH3 बन रहा है। इसमें क्या है, ये जो है ये जो है इधर, और ये बना प्रतिफल, ये दोनों जो है इसमें भाग लेके, रिएक्शन भाग लेके ये बनाता है। ठीक है, तीसरा तो यहाँ बताया जा रहा है कि इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है ना, इस रिएक्शन में अभिकारक, इसको बोलते हैं हम लोग अभिकारक। ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक और ये बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन जो है ये अभिकारक कहला रहा है और NH3 मतलब अमोनिया जो बन रहा है वो प्रतिफल बन रहा है। ठीक है, तो इसमें बात यही है, ये क्या है, तो ये परमाणु संख्या, इसको इसको बोलते हैं लोग परमाणु संख्या, और इसको बोलते हैं हम लोग अणु की संख्या। ध्यान से बात समझना, इसको बोलते हैं लोग अणु की संख्या, इसको बोलते हैं लोग परमाणु संख्या। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। ध्यान देना बात, N2 अगर किसी चीज देते हैं मतलब ये होगा, यहाँ पे N2 अगर यहाँ 2 लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, ध्यान सुनिए, इसको बोलते हैं हम लोग अणु संख्या। ये हो गया हम लोग अणु संख्या, अणु की संख्या। ठीक है, मतलब बताया जा रहा है कि ये चेंज हो सकता है हम लोग का, यहाँ पे 3 4 5 ये चेंज हो जाएगा, बट ये कभी चेंज नहीं होगा। इसको बोलते हैं परमाणु संख्या। जैसा कि पिछले क्लास में मैं बता चुका था कि ये कभी चेंज होता नहीं, चेंज ही होता है। तो यहाँ पे बात यही है कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन आपस में मिल करके एक अमोनिया का निर्माण कर रहा है। मतलब अभिकारक में अभिकारक पूछे, इसमें अभिकारक कौन सा है, तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है जो अभिकारक कम कर रहा है और बन रहा है NH3 अमोनिया, वह प्रतिफल का काम है। ठीक है, आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरणों के उपयोग से लाभ क्या होता है उसको जानते हैं कि रासायनिक समीकरण का हम लोग उपयोग करते हैं तो हम लोग क्या प्रॉफिट है वो जानते हैं। तो पहला पॉइंट है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसान होता है
इससे इससे समय की बचत होती है। मतलब बताया जाता है कि बड़े बड़े रिएक्शन को हम लोग ना इक्वेशन में लिखने से हम लोग फायदा क्या होता है कि जल्द से जल्द बन जाता है, टाइम का बचत होता है। ठीक है, सरल बात। और कि तथा इसे लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। मतलब ये बात है कि ये सब ना तो रिएक्शन ना तो छोटा हल्का स्थान में बन सकता है, कागज के हल्का स्थान में हम लोग हर एक बात को लिख देंगे, बट बड़ा वाला चीज होता है जो नहीं लिख पाते हैं, बड़ा टाइम भी वेस्ट होता है हम लोग का। दूसरा बोल रहा है रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा, ठीक है, निश्चित मात्रा के निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमानों की गठन ठीक ठीक की जा सकती है। मतलब कि अगर हम लोग इक्वेशन बनाए ना तो पता चल जाएगा, हम लोग बता सकते हैं कि कितना मात्रा में हाइड्रोजन है, कितना मात्रा में नाइट्रोजन है। ठीक है, इसकी सहायता से हम लोग कर सकते हैं। तीसरा बोल रहा है कि संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिकों के रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। वैसे बताया जा रहा है कि बड़ा बड़ा रिएक्शन को जो वैज्ञानिक लोग होते हैं, साइंटिस्ट लोग होते हैं, वो इजिली क्यों प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसको बनाने में बहुत इजी मात्रा में हम लोग बना सकते हैं। कितना मात्रा में हाइड्रोजन मिला रहे हैं, कितना नाइट्रोजन मिला रहे हैं, इजी बना देते हैं, ज्यादा इसमें झंझट भी नहीं होता है। ठीक है, ये हम लोग क्या फायदा है, रासायनिक समीकरण से ये लोग को फायदा है। बताते हैं आगे कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, रासायनिक समीकरण जो होता है उसका सीमाएं, मतलब कि कहां तक वे है फैला हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला, रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस होता है, द्रव होता है, गैस की जानकारी नहीं होती है। मतलब रासायनिक समीकरण अगर लोग कर रहे हैं, हाइड्रोजन ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो ये नहीं बता सकते कि वे कैसा है, कि वे ठोस है या द्रव है या भी गैस है, इसकी जानकारी हम लोग नहीं दे सकते हैं। सेकेंड बोल रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्तेजित उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाता। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में कोई हम लोग इक्वेशन का बना रहे ना, तो उससे ये बता नहीं सकते ना कि वे ऊष्मा का उत्सर्जन कर रहा है, मतलब ऊष्मा प्रोडक्ट, मतलब ऊष्मा बना रहा है या ऊष्मा अब्सॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ये लोग बता नहीं सकते कोई भी इक्वेशन के थ्रू। आगे बढ़ते हैं। समीकरण ये जानकारी नहीं देता है कि अभिकार को ऊष्माक्षेपी, बराबर हुई बात हम कि ये जानकारी नहीं देता है कि समीकरण क्या है, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जो ऊष्मा उत्सर्जित करता है। ऊष्माशोषी क्या होता है, जो ऊष्मा को सोखता है। शोषी दो प्रोनाउंसिएशन क्या है कि ऊष्माशोषी, शोषी मतलब कि ऊष्मा को सोखना, और ऊष्माक्षेपी मतलब ऊष्मा का उत्सर्जित करना। ठीक है। तीसरा बोल रहा है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दिशाओं में, मतलब कि किन दिशाओं में, या दाब में चल रहा, या ताप में चल रहा, या सांद्रता या उत्प्रेरकता की उपस्थिति आदि में संभव है। रासायनिक जो रासायनिक समीकरण से ये नहीं पता चलता कि इसमें कितना प्रेशर लग रहा है हम लोग का, ठीक है, क्या कितना तापमान बताया रहा है, ये सब हम लोग इक्वेशन ज्यादा जल्दी बता नहीं सकते। ये लिए उतना सीमाएं तक है, ये क्या है कि ये सब कोई सीमा है, अधिक मात्रा में कोई भी इक्वेशन को तापमान नहीं दे सकते। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी प्रदान नहीं कर रहा। बताया रहा है कि रासायनिक समीकरण जो होता है ना, वे कोई भी कितना स्पीड में होगा, ये कोई जल्दी एक्यूरेट हम लोग को ना जानकारी प्राप्त नहीं होता है। पांचवा पॉइंट बोल रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात का जानकारी नहीं होता। मतलब बहुत सारे रिएक्शन है कि हम लोग किसी चीज को मिलाते हैं ना, तो उससे आग पकड़ लेता है, विस्फोट भी हो जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन अमोनिया मिला दिए तो इसमें क्या होता है कि आग पकड़ लेता है। तो ये सब होता है कि थोड़ा डेंजरस भी होता है। रासायनिक समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तुतः कितनी मात्रा खर्च हुई तथा प्रतिफलों की कितनी मात्रा का निर्माण हुआ। समीकरण ये भी जानकारी नहीं देता है कि इसमें कितना मात्रा में हम लोग ये डाले और कितना मात्रा में प्रोडक्ट हुआ, कितना मात्रा में डाले, कितना मात्रा प्रोडक्ट हुआ, ये जानकारी एक्यूरेट नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरणों को अधिक उपयोगी बनाना, मतलब कि रासायनिक जो समीकरण होता है उससे हम लोग अधिक मात्रा में कैसे उपयोग कर सके, ये बात में जाना। तो बोल रहा है कि रासायनिक समीकरणों की सीमाओं को दूर करने के लिए समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना का प्रयास किया जाता है। मतलब इस सब इफेक्ट को, जो सीमाएं बताए हैं कि इतना सीमा है, इस सब को सीमा को हम लोग दूर करने के लिए बहुत तरीका से यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हीट एनर्जी देंगे तो कोई भी जल्दी मात्रा में जल्दी रिएक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रहा है। जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल लेते हैं ना कि अगर कोयला ले लेते हैं, कोयला बनने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, तो क्रिस्टल अगर चीज डालते हैं ना तो वो जल्दी बन जाता है। मतलब कि कोई भी रिएक्शन अगर मान लो कि बहुत लेट में हो रहा है, हम कुछ एक्स्ट्रा चीज डाल रहे हैं जो जल्दी रिएक्शन करवा दे रहा है, ठीक है, इसमें ये लोग उपयोग है। आगे बढ़ते हैं। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी,
अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, मतलब कि किस अवस्था में है उस जानकारी प्राप्त करते, ठीक है। अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके संकेत सूत्र के ठीक आगे, मतलब संकेत सूत्र के ठीक आगे क्वेश्चन के ठोस के लिए एस याद रखना। अभिकारकों में क्या होता है, इक्वेशन में ठोस को दिखाने के लिए हम लोग एस से शुरू करते हैं। अगर एस मान के दिख गया हमको इक्वेशन में तो उसको एस को क्या बोलेंगे कि वे सॉलिड अवस्था में, लिक्विड को एल, तो लिक्विड को एल, अगर कोई द्रव्य अवस्था में है तो उसको ए से स्विच करते हैं, और गैसीय अवस्था में है उसे जी से स्विच करते हैं। इस प्रकार पदार्थों के जलीय विलयन को भी, मतलब कि दोनों मिलकर जलीय विलयन जो है उसको हम एक ही से अंकित करते हैं। अगर एक ही को दिख गया तो क्या बोलेंगे, वो पदार्थों का जलीय विलयन है, मतलब जलीय घोल है। आगे बढ़ते हैं, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी, कि कौन सा अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ऊष्मा पहले पीछे बता चुके हैं कि ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जो ऊष्मा का उत्सर्जन करता है, और ऊष्माशोषी क्या होता है, जो ऊष्मा को सोखता है, ठीक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप उत्तेजित, उत्सर्जित एवं अवशोषित ऊष्मा की जानकारी ऊष्मा रासायनिक समीकरण के द्वारा दी जाती है। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए समीकरण के दाईं ओर प्लस ऊष्मा तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के लिए समीकरण के बाईं ओर प्लस ऊष्मा दी जाती है। मतलब बताया जा रहा है कि इस सब को, मतलब कि किसी भी रिएक्शन में जैसे C2 प्लस O2 लेते हैं तो उसका राइट साइड अगर ऊष्मा प्लस देंगे, मतलब कि वो ऊष्मा को सोख रहा है, ध्यान देना, और उससे अगर पहले लग गया तो ऊष्मा को रिलीज कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तीसरा बोल रहा है कि गैसों के उत्सर्जन की जानकारी, यदि अभिक्रियाओं के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, मतलब कि कोई भी रिएक्शन के फलस्वरूप कोई भी गैस निकलता है, जैसे कि हम लोग हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है या ऑक्सीजन गैस मुक्त हो रहा है, ठीक है, ध्यान देना। यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब रिएक्शन के फलस्वरूप कोई भी गैस अगर निकलता है, ठीक है, तो समीकरण में गैसों के सूत्र के ठीक बाद चिन्ह क्या लगाते हैं, तीर ऊपर की ओर दिखाते हैं, देखा। H2Zn, अगर H2SO4 से प्रतिक्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, ZnSO4 प्लस H2 क्या होता है, रिलीज करेगा। आगे बढ़ते हैं, अवक्षेपण बनने की जानकारी, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक होता है तो प्रतिफल के संकेत में नीचे की ओर, मतलब ध्यान देना कि कोई भी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप, जैसे कि यहाँ दिखाते हैं, देखो चौथा पॉइंट बता रहे थे हम कि अवक्षेपण बनने की जानकारी, जैसे कि कौन सा रिएक्शन अवक्षेपण रिएक्शन है उसके बारे में जानने की जानकारी दोनों याद लो कि AgNO3, ठीक, उसको हम लोग HCl से अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो क्या बनेगा, AgCl प्लस HNO3, और इसमें तीन नीचे की ओर, मतलब कि ये जो बना ये, ठीक है, तीन नीचे की ओर दिए, क्यों दिए, तो इधर यहाँ पे अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है कि किसी भी दो भी चीज रिएक्शन करके एक नया चीज क्या होता है, अवक्षेप, पृथक। यहाँ एक बार देखो हम लोग, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाता है, मतलब कि किसी भी प्रतिक्रिया में अगर कोई भी चीज पृथक हो जाता है, मतलब कि वे घोल से ऊपर छन जाता है, ठीक है। जैसे कि इसमें क्या करें, इस रिएक्शन में प्रतिक्रिया कराएं तो AgCl जो है वह क्या हो गया, घोल में ऊपर की ओर छन गया और HNO3 बन गया, ध्यान देना। तो इसको हम लोग सूचित करते हैं नीचे की ओर से चिन्ह देके, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अवक्षेपण। अगर नीचे की ओर कहीं चिन्ह कोई रिएक्शन दिख गया तो बस कौन सा रिएक्शन है, कि अवक्षेपण रिएक्शन है, ठीक है। आगे आते हैं, बोल रहा है कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, चलो पांचवा नंबर आते हैं, बोल रहा है कि अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी, किसी इसमें क्या होता है, इसमें जानकारी के लिए समीकरण में प्रयुक्त चिन्ह क्या होता है कि इनडायरेक्ट की और ऊपर या नीचे दाब, ताप, सांद्रता, उत्प्रेरकता आदि शर्तों का निर्देश किया जाता है। मतलब कि अभिकारकों में अगर कोई प्रतिक्रिया कर रहा है तो उसके ऊपर अगर चिन्ह दाब दे दिए, ताप दे दिए, ठीक है, तो उसका प्रतिफल जो बन रहा है उसका चिन्ह क्या होता है, इस प्रकार होता है। चलिए ध्यान दो, अगर कोई भी रिएक्शन, इस रिएक्शन देखना है तो अभिकारक, ठीक है, मतलब कि अभिकारक क्या होता है, कोई भी चीज अगर हाइड्रोजन हो गया या ऑक्सीजन हो गया, कुछ भी चीज इसको अभिकारक मिलाते हैं तो क्या, अगर इसमें हम लोग दाब या फिर ताप, ठीक है,
अगर देते हैं साथ में उसका उत्प्रेरकता, इससे क्या बनता है, जो भी चीज बना, प्रतिफलन होता है कि जो भी चीज बना, इससे जो भी चीज बना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये देखो अभिकारक में दाब, तापमान और उत्प्रेरकता करे कुछ भी चीज बना तो इसको हम साइन इनडायरेक्ट इस प्रकार दिखाते हैं, ठीक है। इसको दिखाने का ये है। 6 नंबर बोलता है कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीय की जानकारी, मतलब कि वे कैसे एक्टिव हो है, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया की उत्प्रेरकता दर्शाने के लिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों के बीच विपरीत दिशाओं में निर्देशित 2-3 चिन्ह की ओर दिखाता है। इसकी कोई भी रिएक्शन में अगर पता करना है कि वो रिएक्शन किस प्रकार का है, अगर हमको दिख गया कि इस प्रकार रिएक्शन है, कि एक दिखाते हैं। अगर रिएक्शन, चलो देखो इस रिएक्शन में क्या है कि N2H2 मिलकर के NH3 बन रहा है। क्या बन रहा है कि NH3 अमोनिया बन रहा है। तो इसमें क्या ये जो चिन्ह दिए हम, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग उत्क्रमणीयता। इसी रिएक्शन को अगर कहीं तुमको एक चिन्ह दिख गया, इसको बोलते हैं, इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग उत्क्रमणीयता रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। चलो कोई देखो इस साइन का मतलब क्या होता है कि अगर देखो अगर हम लोग किसी भी साइन करते हैं कि अगर देखो इधर N2,3H2O जो है, अगर सिंगल साइन है NH3, अगर ऐसा है तो इस साइन का मतलब होता है कि इस दोनों से, मतलब कि नाइट्रोजन से और हाइड्रोजन से हम लोग ये निर्माण कर सकते हैं। पर इस साइन का मतलब होता है कि इसको निर्माण कर सकते हैं, अगर इसमें चाहेंगे ना इस साइन से वापस ये दोनों भी बना सकते हैं। तो इसी को कहते हैं उत्क्रमणीयता। उत्क्रमणीयता में क्या होता है कि इस दोनों तत्व से ये बनाना और इससे वापस पुनः ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल लेंगे NaCl का भी। NaCl में अगर NaCl में N क्या होता है, तो NaCl में क्या होता है ना, NaCl में अगर उत्क्रमणीयता की बात करें, अगर डबल साइड नहीं दिखा, इसमें से क्या होता है कि पुनः जो होता है कि N+Cl, इस चीज को हम लोग दोबारा में मतलब कि वापस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। आगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो पहला संयोजित या संश्लेषित अभिक्रिया। संयोजित अभिक्रिया वह है जिसमें दो या अधिक पदार्थ तत्वों या यौगिक परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थों का निर्माण करता है। संयोजित अभिक्रिया क्या होता है कि दो या दो से अधिक तत्व क्या होता है आपस में मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करता है। नए पदार्थों के गुण मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। जो नया पदार्थ बनता है वो दोनों पदार्थ जो पहले मिलाए थे उसका ये उल्टा होता है, मतलब ये भिन्न होता है, अलग होता है। आगे बढ़ते हैं। संयोजन अभिक्रिया तत्वों के बीच या यौगिकों के बीच होती है। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है कि दोनों तत्वों के बीच होगा, या फिर तत्व मतलब क्या होता है कोई परमाणु के बीच होगा, या फिर यौगिकों के बीच होता है। पहला बोलते हैं दो तत्वों के बीच संयोजित अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग कर करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। मतलब क्या होता है कि दो एटम मिलकर के एक नया परमाणु, मतलब कि एक यौगिक, मतलब याद ना कि दो तत्व मिलकर के एक यौगिक बनता है, ठीक है, इस अभिक्रिया में। दूसरा बोल रहा है कि कार्बन एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजन, मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन के बीच संयोजन क्या बनता है, तो इस प्रकार की अभिक्रिया में दो तत्व आपस में संयोग करके एक नए तत्व का रचना करता है। जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलके एक नया तत्व बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे कि दो तत्व मिलकर के एक नया तत्व का निर्माण किया, तो कार्बन ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड तत्व बना। दूसरा बोलते हैं मैग्नीशियम एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजकता। क्या होता है कि मैग्नीशियम को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद चूर्ण प्राप्त होता है। बताया कि मैग्नीशियम को क्या होता है ना, वायु या भी ऑक्सीजन में अगर उसको रख देंगे तो आपस में क्या होता है अपने आप जलाने पर क्या होता है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक सफेद रंग का परिवर्तित हो जाएगा। जैसे कि Mg को ऑक्सीजन प्रतिक्रिया करेंगे तो MgO बनता है, तो वही सफेद चूर्ण बनता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है लोहे एवं गंधक के बीच संयोजकता। एक ड्राइंग है, जैसा कि फिगर में दिख रहा है कि मैग्नीशियम का फीता का जलना, ये क्या है, मैग्नीशियम का एक फीता है, इसको हम लोग जला रहे हैं। क्या बोल रहा है, तो ये जो जार बना हुआ है, ये जो जार बना कंटेनर भरा हुआ है, क्या है, खुला गैस जार, इसमें क्या है, गैस भरा हुआ है। तो क्या है कि देखो यहाँ पे सब कुछ दिख रहा है सफेद सफेद, ये क्या है, सफेद चूर्ण बनता है। जब
तीसरा नंबर क्या बोल रहा है कि लोहे एवं गंधक के बीच संयोजकता। लोहे एवं और गंधक के मिश्रण को गर्म करने पर क्या होता है, आयरन सल्फाइड या फेरस सल्फाइड बनता है। बताया जा रहा है यहाँ पे कि लोहे और सल्फर को अगर गर्म करते हैं तो फेरस सल्फाइड के रूप में वो परिवर्तित हो जाता है। दूसरा बोलता है कि बी नंबर, एक तत्व एवं एक यौगिक के बीच संयोजक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया एक तत्व और एक यौगिक के बीच संयोजन अभिक्रिया के बारे में हम जानेंगे आगे अंत। इस प्रकार की अभिक्रिया में एक तत्व, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या होता है, एक तत्व किसी यौगिक के साथ संयोजन करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। बात सुनो, इस प्रकार का अभिक्रिया क्या होता है कि किसी भी यौगिक के साथ क्या होता है कि एक तत्व क्या होता है, यौगिक से प्रतिक्रिया करके एक नए यौगिक में निर्मित हो जाता है। पहला बोल रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजकता। कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को जलाकर कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब CO ऑक्सीजन से परिवर्तित। देखो यहाँ पे एक रिएक्शन दिखा रहे हैं कि अगर CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अगर प्रतिक्रिया कराते हैं तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को ऑक्सीजन के साथ अगर हीट करे या प्रतिक्रिया कराए तो कार्बन डाइऑक्साइड में एक यौगिक के रूप में ये बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये दोनों तत्वों को अगर प्रतिक्रिया करवा रहे हैं, दोनों तरफ को मिला रहे हैं या रिएक्शन करवा रहे हैं तो क्या बन रहा है, एक यौगिक का निर्माण हो रहा है। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक की तरह बन रहा है। ठीक, तीसरा नंबर बोल रहा है कि सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजकता। सल्फर डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संयोजकता होने पर सल्फर ट्राइडाइड बनता है। मतलब क्या हो रहा है कि SO2 को ऑक्सीजन प्रतिक्रिया कराने पर SO3 बनता है। मतलब वही बात है। सी नंबर बोला कि दो या अधिक यौगिकों के बीच संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक यौगिकों के बीच संयोजन मतलब कि दोनों आपस में मिल करके क्या अभिक्रिया करता है, वे देखो। इस प्रकार की अभिक्रिया में दो या दो से अधिक यौगिक परस्पर सहयोग करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है। सभी क्या होता है, दो या दो से अधिक यौगिक आपस में मिल करके, दो या दो से अधिक एटम जो है, ठीक है, आपस में मिल करके एक नए यौगिक का मतलब एक नया किसी चीज का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन, किसी चीज का निर्माण करता है। ठीक है, उस चीज को बताया जा रहा है कि नए यौगिक का निर्माण करता है। पहला, कैल्शियम ऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजक। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के बीच संयोजक। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं हम लोग कली चूना, ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम ऑक्साइड जैसे कि भाखड़ा चूना का निर्माण करता है। अगर CaO H2 से प्रतिक्रिया करता है तो भाखड़ा चूना, देखो एक रिएक्शन, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब Ca कैल्शियम O ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड को अगर जल से करें, ठीक, OH2, इसी बोलते हैं भाखड़ा चूना। ये जो बना कैल्शियम ऑक्साइड को जैसा प्रतिक्रिया कराने पे जो बना CaOH वर्ड वाइज, इसे बोलते हैं भाखड़ा चूना। ठीक, तीसरा, सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं जल के बीच संयोजकता। मतलब अगर दोनों को प्रतिक्रिया कराते क्या बनता है वो देखो। सल्फर ट्राइऑक्साइड जल के साथ संयोजित करके सल्फ्यूरिक एसिड मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अगर SO3 को H2 से प्रतिक्रिया करेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 बन जाता है। तो ये बताया कि दो तत्व मिलकर यौगिक का निर्माण कर रहा है। दूसरा नंबर, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन और अपघटन अभिक्रिया तो जानते हैं, वियोजन या अपघटन वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक, जिसमें क्या होता है, जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, इसके क्या होता है, कोई बड़ा सा यौगिक का, ठीक है, एक बड़े अणु में टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनता है जिसके गुण मूल यौगिकों के गुण के बिल्कुल भिन्न होता है। फिर ध्यान दो कि वियोजन और अपघटन अभिक्रिया होता क्या है कि एक बड़ा सा यौगिक मतलब अगर H2 लेते हैं तो वो टूट करके दो या दो से अधिक मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विखरित होना, मतलब कि टूट जाना, सरल यौगिक में बनना, ठीक है, जिसका अंतर, ठीक है, बिल्कुल अलग हो। जैसे H2 एक ले लिए, अगर टूटेगा तो H2 O2 परिवर्तित होगा,
तो उसका क्या होता है, उसका मूल, उसका गुण जो होता है यौगिक से बिल्कुल अलग हो जाता है। यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्या कहते हैं, यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के ठीक विपरीत होता है। मतलब हमारे संयोजन के क्या होता है कि दो एटम मतलब दो तत्व मिलकर एक तत्व बनाता है, तो ये संयोग करके बनाया है। पर ये क्या होता है कि दो को तत्व आपस में टूट जाता है, मतलब एक तत्व से टूट के दो तत्व बनते हैं। हाइड्रो H2O टूट के हाइड्रोजन ऑक्सीजन में परिवर्तित हुआ, ये क्या हो गया, इसको बोलते हैं वियोजन और अपघटन अभिक्रिया। ये सीधा संयोजन अभिक्रिया का ठीक विपरीत होता है, उल्टा होता है। आइए देखो, यौगिक के वियोजन के फलस्वरूप बने नए तत्व, ठीक है, नए पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकता है। इसमें क्या होता है, ठीक उल्टा होता है, मतलब नया चीज बनता है। उदाहरण कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन, मतलब कैल्शियम और कार्बोनेट का उसको हम लोग अगर हीट करें एक चीज से तो दो चीज में टूट जाता है। जैसे देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम डाइऑक्साइड देता है। मतलब कि अगर हम लोग कि CaCO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तो CaO और CO2 में मुक्त हो जाता है। जैसे CaCO3, ठीक है, इसको अगर हम हीट करेंगे तो CaO प्लस CO2 में मुक्त जाता है। ये चिन्ह किसका है, ये गैस का चिन्ह है, CO2 मुक्त होकर ये उड़ जाता है। इसमें क्या होगा, ये इस रिएक्शन को बोलते हैं वियोजन रिएक्शन, ठीक है, कि एक यौगिक दो भाग में टूट गया, जैसे कि CaO और CO2 में टूट करके ये CO2 ये गैस के रूप में उड़ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड मतलब CaO को कली चूना भी कहा जाता है। CaO याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड CaO को कली चूना भी कहा जाता है, जिसका उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है। सीमेंट बनने में क्या होता है कि CaO बहुत अधिक मात्रा में यूज होता है। पोटेशियम कार्बोनेट का अपघटन, पोटेशियम कार्बोनेट का अपघटन मतलब पोटेशियम कार्बोनेट को अगर हम लोग हीट करें या कुछ भी करें तो क्या बनता है, देखो पोटेशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। बात वही है कि अगर हम लोग KClO3 मतलब देखो पोटेशियम क्लोराइड जो बोलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर वह अपघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन गैस, ये क्या होता है, तो इसको हम दिखा सकते हैं, ऑक्सीजन गैस मुक्त करता है। ये जो है ऑक्सीजन गैस को मुक्त करता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर इस चीज को हम लोग इसको अगर इसको क्या बोलते हैं, तो पोटेशियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं पोटेशियम क्लोराइड। अगर इसको हम लोग गर्म करें, अगर हीट करें, ठीक है, तो क्या होता है, ये पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस में मुक्त होगा। तीसरा विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन। कुछ धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वे अपघटित हो जाते हैं। मतलब कि कुछ धातु या कुछ द्रव में अगर हम लोग अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये दो भाग में टूट जाता है। बताया जा रहा है सही कि इस रिएक्शन में धातु जो है कैथोड पर और ऑक्सीजन या बताया जा रहा है कि इस अभिक्रिया में धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस जो है एनोड होता है। मतलब कि धातु जो होगा वह कैथोड की ओर मूव करेगा और बाकी ऑक्सीजन या क्लोरीन जो है वह निगेटिव मतलब कि एनोड की ओर मूव करेगा। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल मतलब कि पॉजिटिव और निगेटिव सेल में होता है और इसमें अगर हम लोग इस रिएक्शन करवाएंगे तो धातु जो है वो कैथोड की ओर और जो निगेटिव है ऑक्सीजन और क्लोरीन वे एनोड की ओर आएगा। उदाहरण के लिए द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन। सोडियम क्लोराइड का सोडियम क्लोराइड को अगर हम लोग किसी इलेक्ट्रिकल में से करते हैं तो कौन किधर और जाएगा वो देखते हैं। ठीक है, द्रवित सोडियम क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित, ठीक है, अगर विद्युत धारा उसमें देते हैं, ठीक है, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड अपघटित
हो जाता है, मतलब क्या होता है, वे टूट जाता है। ठीक है, अवघटित होकर इसमें सोडियम जो है धातु कैथोड की ओर, सोडियम क्या है, धातु है, क्या है, वे कैथोड की ओर मूव करेगा, मतलब कि पॉजिटिव की ओर मूव करेगा। और क्लोरीन मतलब कि Cl, क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो गैस है वो एनोड की ओर मूव करेगा। जैसे कि देखो यहाँ NaCl, ठीक है, Cl2, अगर इसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी दें, विद्युत अवघटित करें, इलेक्ट्रिसिटी दें, तो ये जो है पॉजिटिव, मतलब कि एनोड की ओर, एनोड की ओर, ठीक है, और ये कैथोड की ओर जाएगा, मतलब निगेटिव की ओर ये मूव करेगा। आगे द्रवित एल्युमिनियम, ठीक है, द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन। द्रवित एल्युमिनियम ऑक्साइड मतलब कि Al2O3 से होकर, द्रवित ऑक्साइड से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह अवघटित हो जाता है, मतलब कि ये टूट जाता है, और एल्युमिनियम जो है वे धातु जो है वे कैथोड की ओर मुक्त करेगा, और बाकी वही, जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो कहा जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो निगेटिव है, वो एनोड की ओर जाएगा। जैसे किसी बताया कि जो धातु है वे जाएगा पॉजिटिव की ओर, एनोड की ओर, और जो निगेटिव है वो जाएगा कैथोड की ओर। चलिए तीसरा नंबर, जल का विद्युत अपघटन। जल को अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क्या होता है, देखो, जल से अगर होकर विद्युत धारा प्रवाहित करे ना, ठीक है, करने पर जल जो है अपघटित होगा, मतलब कि वे टूट जाता है। कैसे टूटेगा, तो H2 और O2 में टूट जाता है। तो जो H2 है वह कैथोड की ओर, और O2 जो है वो एनोड की ओर मुक्त करता है। ठीक है, प्रयोग सारा दिखाया जा रहा है कि आगे देखो रे, ठीक है। अब प्लास्टिक का एक मग, ठीक है, प्लास्टिक का एक मग लेते हैं, लेकर देखो, प्लास्टिक का एक मग लेकर पेंदी में एक छेद करते हैं। पेंदी में जैसे नीचे में क्या बता रहा है, एक मग लेते हैं, नीचे में एक छेद करते हैं, ठीक है, और दो को सील डालते हैं, ध्यान दो, और दोनों छेद को क्या बोल रहा है, ग्रेफाइट मतलब कार्बन, ग्रेफाइट कार्बन, ठीक है, कि एक एक इलेक्ट्रोड, ठीक है, मतलब ये जो है ये एनोड है, ये क्या है, ये कैथोड है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज, ठीक है। एनोड पुराने सूखे सेल्स, बताया जा रहा है, ये क्या है, बैटरी, पुराने सूखे, ये दिखाया जा रहा है बैटरी, इसको सेल बोलते हैं, ठीक है। पुराने सूखे सेल से निकलता हुआ क्या बोल रहा है कि प्रविष्ट करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि चित्र क्या दिखाया है, 1.4 में दिखाया गया है, इसको क्या कर रहे हैं, जल का अपघटन कर रहे हैं, जल को तोड़ रहे हैं, ठीक है। दिखाया गया है दोनों छेदों में मोम लगाकर, दोनों छेदों में मोम लगा दिया, तो क्या नीचे क्या किया है, नीचे में मोम लगा दिया है। जैसे देखो, दोनों छेदों में मोम लगाकर सील, ठीक है, ये जो है ताकि ये जल रुद्ध हो जाए, मतलब कि जल बाहर इससे ना आए, उसको सील कर दे, बंद कर दे, जल इसके जरिए बाहर ना गिरे, ठीक है। अब मग को जल में लगभग आधा भर दे, ये देखो, जल मग को क्या किए, आधा जल से भर दिए, ठीक है, क्या बोला, आधा भर दे। जल की सतह इलेक्ट्रोड के ऊपर होनी चाहिए, बताया जा रहा है कि जल की सतह जो है ना, लेवल जो है ना, इलेक्ट्रोड से हल्का ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब दो आसांख्यिक परख नलियों में पूर्णतः जल भरकर, ठीक है, पूर्णतः जल भरकर उनके मुंह और ओठों अंगूठों से बंद रखें, ठीक है, मतलब कि दोनों में जा रहा है कि दोनों इलेक्ट्रोड को है, वो दोनों को क्या करना है, पानी बाहर गिरना है, जिससे हम लोग अंगूठों से बंद करके रखना है, और बंद रखते हुए उलटकर इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दे, मतलब उलट के इलेक्ट्रोड के ऊपर रख दे, ठीक है। अब दोनों इलेक्ट्रोड, ठीक है, अब दोनों इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी, देखो दोनों इलेक्ट्रोड क्या किए हम लोग, 6 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दिए, ठीक है, 6 वोल्ट का बैटरी से जोड़ दे। जल में सल्फ्यूरिक एसिड, तो जल में क्या है, जल भी है, इलेक्ट्रोड भी है, सल्फ्यूरिक, बताया जाए कि जल में सल्फ्यूरिक अम्ल की 2-3 बूंद डाल, जो जल हम लिए थे उसमें क्या करें, 2-3 बूंद सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल दें, ठीक है। अब बैटरी को चालू कर दें, अब क्या करेंगे, बैटरी को स्टार्ट करते हैं, अब बैटरी को चालू करते हैं, तो अब बैटरी को चालू कर दें ताकि जल से होकर विद्युत प्रवाहित प्रारंभ हो जाए, मतलब कि जिससे क्या हो कि जुड़े हुए थे जल में क्या हो, विद्युत प्रवाहित स्टार्ट हो जाए, विद्युत प्रवाहित प्रारंभ हो जाए। संपूर्ण उपकरण को कुछ समय के लिए अस्थायी छोड़ दे, मतलब कुछ देर के लिए उसको छोड़ देते हैं कि वो एक प्रक्रिया होने देते हैं, ठीक है। आप पाएंगे, हम लोग क्या पाएंगे कि इलेक्ट्रोड
पाएंगे क्या कि इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस के छोटे छोटे बुलबुले, क्या होगा, इलेक्ट्रोड के ऊपर गैस के छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे हैं। ठीक है, देखिएगा हम लोग को जरा छोड़ देंगे तो बाद में देखिएगा कि उस गैस इलेक्ट्रोड की तरफ छोटे छोटे बुलबुले निकल रहा है। एवं गैस परख नली में जल से अक्षेपण, मतलब कि अक्षेपण द्वारा एकत्रित हो रहा है, मतलब कि जल से एकत्रित मतलब कि ऊपर की ओर छन जा रहा है। परख नली में अधिक मात्रा में गैस एकत्रित हो जाने पर आप पाएंगे कि दोनों परख नलिकों में गैस का आयतन एक समान नहीं होगा। कहा जा रहा है कि अगर हम लोग कुछ छोड़ दे तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रोड में कुछ मात्रा में, अधिक मात्रा में अगर उड़ के जल गया और कैथोड में कुछ मात्रा कम गया, बस इसमें पता है कि दोनों का आयतन कभी समान नहीं रहेगा। ठीक है, एक परख नली में गैस दूसरी की अपेक्षा दुगनी हो जाएगी, किसी में भी दूसरे का अपेक्षा, मतलब एनोड में हो या कैथोड में हो, दूसरे का अपेक्षा दुगनी हो जाएगी, क्योंकि जल में आयतन के विचार से 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन, बात समझो, 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन रहता है। H2 जानता ना कि 2 भाग हाइड्रोजन रहेगा, 1 भाग H2 रहेगा, तो जनरली बात है कि एक दुगना रहेगा, एक नली में दुगना होगा। अब एक एक करके दोनों परख नलिकों, ठीक है, अब एक एक करके दोनों परख नलिकों के मुंह और अंगूठे की सहायता से जल के अंदर ही बंद करके बाहर निकाले और उसकी जांच करें। फिर पता चलेगा हम लोग किसी में एक परख नली में ज्यादा मात्रा में क्या हो गया, बुलबुला आया, मतलब ज्यादा मात्रा में वो अलग हो जाएगा। ठीक है, जांच में हम लोग क्या पता चला कि एक जलती हुई संठी लेकर बारी बारी से दोनों परख नलिकों के मुंह के निकट ले जाएं। आप देखेंगे दुगने आयतन वाले जो अगर परख नली है, ठीक है, दुगने आयतन वाली गैस पंप की आवाज के साथ जल उठेगी, मतलब कि जो जिसमें ज्यादा मात्रा में है, अगर वो गैस बंद है ना, वो आवाज सब खुद उठेगा। ठीक है, मतलब कि वो आवाज उसमें ज्यादा करेगा अगर उस जलता हुआ चीज को उसके पास ले जाए। और जो संडी जो हम जला रहे हैं, जो संडी बुझ जाती है, जब से कहा जाए कि और संडी बुझ जाती है, उसका ले आएंगे तो संडी क्या होगा, बुझ जाएगा, अतः यह गैस हाइड्रोजन हो जाएगा। पता चल जाएगा कि वो जो बुझ जाएगा, मतलब चला कि वो जो हम लोग जला के ले जाते हैं, ठीक है, समझो कि एक चीज जला ली आपस में, ठीक है, उसको हम लोग दोनों कैथोड एनोड फर्स्ट ले गए, तो जिसमें हाइड्रोजन या जिसमें ज्यादा मात्रा में बुलबुला या गैस है उसके पास ले जाएंगे तो अपने आप ये क्या होगा, बुझ जाएगा। तो इससे क्या पता चलेगा उस कंटेनर में या उस चीज में, ठीक है, क्या है, तो हाइड्रोजन मात्रा अधिक है, इसे ये पता चलता है। विद्युत अपघटन का फायदा उपयोग क्या होता है वो जानते हैं। धातुओं के ऑक्साइड या क्लोराइड में धातुओं का निष्कर्षण करने में विद्युत अपघटन का उपयोग क्या करते हैं, धातुओं का ऑक्साइड या, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे, और पीछे जो बताया गया रिएक्शन वो आप लोगों को कॉपी में करना है, और रिएक्शन जो संतुलित करने बताया गया तो उसको करना है, और जो इस लेबोरेटरी मेथड को एक बार ठीक से ध्यान से पढ़ लेना है, और जो रिएक्शन आपका सेट में भी है उसको याद करना है, इससे मिलाना है और पढ़ना है अटेंशन से। ठीक है, तो ओके, बाय।